नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग आप सभी के साथ बात कर रहे हैं जो मुख्य तौर पर हमारी बच्चे क्लास 9th में पढ़ते हैं। तो जो क्लास 9th के हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन सभी के साथ हमारी बातचीत हो रही है। और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के लिए आपको पता है कि पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से उदय बैच को शुरू किया गया है। तो मुख्य तौर पर अगर हम लोग देखें दोस्तों कि ये जो हमारा उदय बैच है, इसके अंतर्गत आप जो कक्षा 9th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ही सरलता के साथ और हर एक टॉपिक को आपके साथ कंप्लीट कराया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप मेरे साथ सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस विषय को पढ़ते हैं और हम लोग आप सभी के साथ सोशल साइंस के अंतर्गत जो आपका इतिहास वाला भाग है, जिसे हम लोग हिस्ट्री भी कहते हैं, उसको शुरू कर चुके हैं। और हिस्ट्री के अंतर्गत अब तक हम लोग आप सभी के साथ 2 लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, तो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को नहीं देखा है, आपसे अनुरोध है कि आप पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देख लें, तो आपके लिए इस लेक्चर नंबर 3 को समझना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो बिना किसी समय को व्यर्थ करे हुए दोस्तों हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और मुख्य तौर पर फ्रांसीसी क्रांति का आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 होगा। तो पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को नहीं देखा है, उसको देख लीजिए ताकि आप लेक्चर नंबर 3 को बहुत आसानी के साथ समझ सकें। शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो मुख्य तौर पर हमारी आज की इस क्लास में आप और मैं किन महत्वपूर्ण बातों को पढ़ेंगे, किन चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर समझने वाले हैं संवैधानिक राजतंत्र के बारे में। अब ये संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या होता है, इसको हम लोग आपको अपनी आज की इस क्लास में समझाने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग समझेंगे कि फ्रांस के अंदर मुख्य तौर पर पुरुष और नागरिक अधिकार कैसे मिलते हैं, क्या फ्रांस में सबको नागरिकता मिल जाती है, इसकी पूरी कहानी को समझेंगे। और फ्रांस के अंदर से ना क्या हो जाता है दोस्तों, राजतंत्र का उन्मूलन होता है। उन्मूलन का मतलब क्या होता है दोस्तों? उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त हो जाना। और उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर गणतंत्र की स्थापना होती है। गणतंत्र का मतलब कि अब देश को क्या कराया जाएगा, देश के लोगों के द्वारा चलाया जाएगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि देश के संविधान के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आज की महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिनको अपनी आज की इस क्लास में आप और हम डिस्कस करेंगे। अब क्लास को करें शुरू, से पहले क्यों ना हम लोग एक क्विकली रिवीजन कर लें, है ना। क्विकली जो भी चीजें हम लोग लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में पढ़कर आ चुके हैं, उसको जल्दी से सम अप करते हैं और फिर हम लोग आप सभी के साथ लेक्चर नंबर 3 की जो हमारी कहानी है दोस्तों, उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग शुरू कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने आप सभी के साथ यहां पर एक चीज का डिस्कशन किया था, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति। और आप सभी को पता है कि क्रांति का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रांति का मतलब होता है विरोध। क्या मतलब होता है? विरोध। कि जब जनता या फिर नागरिक किसी बात को लेकर विरोध करते हैं और इस विरोध के जरिए क्या किया जाता है, उस बात को परिवर्तित करने का, उस बात को परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है। कि जब जनता सड़कों पर आ जाती है और जो शासक है, जो राजा है, जब वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता है तो उसको हटाने की कोशिश की जाती है। तो मुख्य तौर पर यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्रांति फ्रांस में हुई थी। और आप सभी को पता है कि भैया जी क्रांति हुई है तो कोई ना कोई तो राजा रहा होगा जिसके खिलाफ जनता क्या करती है दोस्तों, ये क्रांति या फिर विरोध करती है, परिवर्तन लाने की कोशिश करती है। और भैया आप सभी को पता है कि उस राजा का नाम क्या था दोस्तों? उस राजा का नाम था लुई 16। ठीक है ना। तो राजा का नाम था लुई 16 और आप सभी को पता है कि लुई 16 मुख्य तौर पर सन 1774 में क्या करता है, क्या बनता है, फ्रांस का राजा बनता है। और राजा बन जाने के बाद ये बहुत ही गलत तरीके से देश को चलाता है। इसकी जो भी बनाई हुई नीतियां होती हैं वो पूरे तौर पर बेकार होती हैं। ये अमीरों के साथ मिलकर जो फ्रांस में गरीब जनता थी उनको लूटने का काम करते हैं। गरीब जनता परेशान रहती है, इसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ अपने आलीशान महल में रहता है और अय्याशी की जिंदगी को गुजारता है। और जो गरीब जनता थी, जो किसान थे, जो मजदूर थे, वो राजा से बहुत ज्यादा परेशान थे और धीरे धीरे जनता का गुस्सा बढ़ता चला जाता है। और आप सभी को पता है दोस्तों कि सन 1789 में फिर जनता क्या कर देती है, जनता क्रांति कर देती है। कहती है कि राजा या तो तुम यहां रहोगे या तो हम यहां रहेंगे, है ना। जनता सड़कों पर आ जाती है और उसके बाद ही आप देखते हैं कि राजा घबरा जाता है और राजा कहता है कि जनता तुम्हारी क्या मांगे हैं मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं, मगर तुम मेरे पद को समाप्त
मत करो। याद है ना आपको, अपनी पिछली क्लास में हमने उन बिंदुओं को देखा था। इसी के साथ साथ आपको पता होगा कि हमने आप सभी के साथ समझा था कि फ्रांस का जो समाज था वो कैसा हुआ करता था। भाई फ्रांस का समाज बहुत ही अजीब था। जैसे आज के समय में अगर हम लोग देखें, हमें अपने समाज में, हमें अपनी सोसाइटी में अमीर लोग दिखते हैं, उसके बाद मध्यम वर्गीय लोग दिखते हैं और उसके बाद आपको गरीब लोग दिखते हैं। लेकिन फ्रांस की अगर कहानी को देखा जाए 1789 और उससे पहले की अगर हम फ्रांस को देखते हैं दोस्तों, तो हम ये पाते हैं कि फ्रांस के अंदर जो समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था, है ना। और इन 3 भागों में जो सबसे पहला भाग था उसे कहा जाता था प्रथम स्टेट। इन सभी भागों को स्टेट कहा जाता था। तो पहले वाले भाग को क्या कहा जाता था? पहले वाले भाग को कहा जाता था प्रथम स्टेट, दूसरे वाले भाग को कहा जाता था द्वितीय स्टेट और तीसरे वाले भाग को कहा जाता था तृतीय स्टेट, है ना। आप सभी को पता है कि प्रथम स्टेट के अंतर्गत कौन लोग आते थे दोस्तों? प्रथम स्टेट के अंदर लोग आते थे जो चर्च के, है ना, चर्च, या फिर आप देखते हैं कि जो पादरी वर्ग के लोग थे, जो धर्म का काम करते थे, वो लोग आते थे। वहीं द्वितीय वर्ग के अंदर कौन लोग आते थे? कुलीन लोग या फिर अमीर लोग इसके अंतर्गत रखे जाते थे। और तृतीय वर्ग के अंदर कौन थे? हमारे किसान भाई हुए। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि हमारे मजदूर लोग हुए, वो इसके अंतर्गत आते थे। उसी के साथ आप देखते हैं कि जो बिजनेसमैन थे या फिर आप कह सकते हैं कि उद्योगपति हुए, है ना, जो बिजनेस करते थे, महिलाएं थी, वो सभी आपको कहां दिखते थे? तृतीय वर्ग में दिखते थे। अच्छा, फ्रांस की बात बड़ी अजीब थी, या फिर ये जो राजा था लुई 16, ये बहुत ही चालाक था। देश को चलाने के लिए जो पैसा लिया जाता था, देश की जनता से जो पैसा लिया जाता था, वो राजा प्रथम स्टेट से नहीं लेता था, है ना। प्रथम स्टेट के लोग आराम से जी रहे थे, पादरी लोग, चर्च के लोग, ये राजा को कोई टैक्स नहीं देते थे। वहीं जो द्वितीय वर्ग के लोग थे, यानी कि जो कुलीन वर्ग, अमीर लोग थे, ये भी राजा को कोई टैक्स नहीं देते थे। राजा के साथ इनके बहुत ही दोस्ताना संबंध थे और ये भी अय्याशी की जिंदगी गुजारा करते थे फ्रांस के अंतर्गत, अमीर वर्ग के लोग या फिर द्वितीय स्टेट के लोग। लेकिन देश को चलाने का जो पूरा भार था वो आप देखते हैं कि इन तृतीय स्टेट के लोगों पर था, जो गरीब जनता थी, मजदूर थे, किसान थे, महिलाएं थी, और इन्हीं से देश को चलाने का क्या किया जाता था? टैक्स वसूला जाता था, जिससे जो जनता थी वो बहुत ज्यादा परेशान थी। और लुई 16 क्या करता है? 1789 के आसपास टैक्स को बढ़ाने की बात करता है कि भैया जी मुझे अब और टैक्स चाहिए, क्योंकि वो देश को सही तरीके से नहीं संभाल रहा था, देश का खजाना खत्म हो गया था और इसीलिए अपने खजाने को भरने के लिए वो जनता से पहले जितना टैक्स ले रहा था उससे ज्यादा टैक्स की डिमांड करता है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि अब जनता कहती है कि अब बहुत हो गया। एक तो पहले से ही हमें खाने को नहीं मिल रहा, देश में महंगाई बढ़ चुकी थी, देश में जनसंख्या बढ़ चुकी थी, और उसके बाद ये ज्यादा टैक्स लेने की जब बात आती है तो जनता सड़कों पर आ जाती है। और सड़कों पर आ जाने के बाद फिर क्या होता है? लुई 16 को क्या किया जाता है? हटाने की कोशिश की जाती है और जनता अपने हाथ में शासन को रखने की कोशिश करती है। क्या होगा फ्रांस के अंतर्गत? क्या सच में लुई 16 को जो राजपाट था वो समाप्त हो जाएगा? क्या जनता फ्रांस के अंदर हर एक चीज पर अपना अधिकार रख लेगी? क्या अब जनता फ्रांस में शासन करेगी और लुई 16 की कहानी खत्म हो जाएगी? चलिए आपके साथ अपनी आज की इस क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो अब तक हमारा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 था, उसकी थोड़ी बहुत जो उसकी जो पूरी की पूरी कहानी थी उसको मैंने यहां पर समाप्त कर दिया है दोस्तों। अब बिना समय को व्यर्थ करते हुए हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और हर एक बिंदु को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। हमने आप सभी के साथ ये देख लिया था कि मुख्य तौर पर जब 1789 की क्रांति हो गई थी और उसके बाद मुख्य तौर पर क्या हो गया था कि जनता सड़कों पर आ गई थी। तो जनता ने कहा था कि भैया जी अब क्या होगा? अब ना ये जो राजा था लुई 16 जो था, कैसा राजा था दोस्तों? लुई 16 एक निरंकुश शासक था। आपके पेपर में भी पूछा जाता है निरंकुश का मतलब क्या होता है? निरंकुश का मतलब होता है जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, जिस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। लुई 16 जिसको चाहता पकड़ लेता, लुई जिसको चाहता मार देता, लुई जिस तरीके का कानून बनाना चाहता बना लेता, उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। और जनता चाहती थी कि अगर राजा हो तो उस पर भी कोई ना कोई कानून हो, उस पर भी कोई ना कोई क्या हो दोस्तों? रोक होनी चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है? फ्रांस के अंतर्गत आता है देश को चलाने का एक बहुत ही नया आधार, नया तरीका, जिसे कहा जाता है संवैधानिक राजतंत्र। अब संवैधानिक राजतंत्र होता क्या है? ये
क्या है इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, संवैधानिक राजतंत्र का मतलब है कि किसी भी राज्य यानी कि देश को चलाने की एक तरीका है। शासन प्रणाली का मतलब हुआ कि हमारी जो संवैधानिक राजतंत्र है वो किसी भी देश को चलाने का एक तरीका है। और इसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत राजा तो होता है, लेकिन जो वो राजा होता है ना, उसकी शक्तियों पर क्या किया जाता है, रोक लगी रहती है। राजा अपनी मन मर्जी से काम नहीं करता, राजा देश का एक कानून बना दिया जाता है, देश का एक संविधान बना दिया जाता है, देश के सभी कानूनों को लिख दिया जाता है, संविधान की एक किताब होती है। और जो राजा जी होता है वो क्या करता है दोस्तों, संविधान के अनुसार चलता है या फिर संविधान के अनुरूप ही काम करता है। जहां फ्रांस की क्रांति से पहले वहां का राजा निरंकुश था, भैया जी कोई उसे रोक नहीं सकता था, कोई उसे टोक नहीं सकता था। लेकिन क्रांति के बाद अब आप देख रहे हैं कि यहां पर संवैधानिक राजतंत्र को लाया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि अब राजा तो होगा मगर उस राजा की शक्तियों पर लगाम होगी। राजा कानून के हिसाब से चलेगा, अपनी मनमर्जी के हिसाब से नहीं, है ना। तो राजा जो अपनी मनमर्जी के हिसाब से चलता है उस तरीके से वो राज नहीं कर सकता था। और राजा को बांधने के लिए, राजा पर रोक लगाने के लिए आप देखते थे कि संविधान को लिखित किया गया था। और जो ये संविधान था वो लिखित और अलिखित हो सकता था, है ना। जी हां, कि कानून को लिख दिया गया है या फिर लोगों को कानून के बारे में बता दिया गया है। इस तरीके से क्या किया जाता था, क्या किया गया था, फ्रांस के अंदर मुख्य तौर पर संवैधानिक राजतंत्र के जरिए देश को चलाने की बात की गई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर यह तो समझ में आ गया कि भाई फ्रांस के अंदर जो राजा है उसके पद को समाप्त नहीं किया गया था क्रांति के बाद, है ना। और उसके बाद फिर यह डिसाइड हो गया था कि अब देश को चलाने के लिए हमें क्या करना होगा। एक तरफ राजा तो रहेगा, ये जो लुई 16 है इसके पद को समाप्त नहीं कर रहे, लेकिन इसके साथ साथ अब देश के अंदर संविधान होगा, यानी कि देश के अंदर क्या किया जाएगा, देश को चलाने के लिए कानूनों का निर्माण किया जाएगा। और देश का हर नागरिक, देश का हर व्यक्ति इसी कानून के आधार पर चलेगा। राजा भी इसी कानून के अधीन आएगा, राजा भी इसी कानून के आधार आएगा और इसी के अंडर आकर क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, अब फ्रांस के अंदर संविधान बनने की शुरुआत कब होती है दोस्तों, 1791 के अंतर्गत आप देखते हैं कि इसका जो पूरा का पूरा कार्यभार था वो कंप्लीट हो जाता है। संविधान का मसौदा, मसौदा का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रारूप, है ना, कि संविधान पूरे तौर पर बनकर तैयार हो जाता है कब, 1791 में। क्रांति कब हुई है, क्रांति हुई है 1789 में। और आप देखते हैं कि लगभग 2 साल के अंतर्गत फ्रांस का संविधान बनकर तैयार हो गया है। और इस संविधान में फिर करा क्या गया, इस संविधान के अंदर मुख्य तौर पर क्या किया गया, जो सत्ता है, सत्ता क्या है, जो देश को चलाने की शक्ति होती है ना, वो आप क्या देखते हैं कि वो अब राजा के पास नहीं थी। कि देश को चलाने की पहले, क्रांति से पहले देश को चलाने की सारी शक्ति राजा के पास थी। राजा ही क्या करता था, फैसला करता था किसको सजा देनी है, किसको सजा नहीं देनी। राजा ही कानून बनाया करता था, राजा ही क्या किया करता था, कानूनों को लागू कराया करता था। लेकिन 1791 में जो संविधान बनकर तैयार हो जाता है, इस संविधान के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर राजा की शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से भाग थे, विधायिका, ये देश के अंदर क्या करेगी, ये कानूनों को बनाएगी। कार्यपालिका, ये देश के अंदर कानूनों को लागू करेगी। और जो न्यायपालिका होगी वो क्या करेगी, ये लोगों को न्याय दिलाएगी। तो जो पहले कार्य राजा कर रहा था, राजा की शक्तियों को कम किया गया और 3 अलग अलग विभाग बना दिए गए। विधायिका जो कानूनों को बनाने का काम कर रही थी उसको बना दिया, उसी के साथ जो कार्यपालिका थी वो कार्यों को, कानून को लागू करने का काम कर रही थी, उसे चालू किया। और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि न्यायपालिका जो लोगों को न्याय दे रही थी, और राजा की शक्तियों को यहां पर सीमित किया गया। और इस तरह से आप देखते हैं कि फिर 1791 में फ्रांस कैसा देश बन जाता है दोस्तों, एक संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है। अर्थात यहां पर राजा भी था जिसका नाम था लुई 16 या फिर लुई 16, और यह देश संविधान से चल रहा था, जहां पर क्या किया गया था, जो राजा की शक्तियां थी उसे कम कर दिया गया था और देश को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांटा गया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सवाल आपके पेपर के अंतर्गत बनते हैं, कब फ्रांस का संविधान बनकर तैयार हुआ और उसके बाद फिर फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बन गया, 1791 के बाद ही, और फ्रांस में शक्तियों को इस तरीके से बांट दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे किस तरीके से देश को चलाया जाएगा। क्या फ्रांस की जो गरीब जनता थी उनकी समस्याएं खत्म हो गई, क्या अब कोई परेशानी नहीं रहेगी, क्या अब कोई चिंता नहीं रहेगी, क्या अच्छे दिन आ गए हैं, ऐसा
हुआ या नहीं, चलिए उसको समझने की यहां पर हम लोग कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं कि भैया जी मुख्य तौर पर कि जो लोग कम से कम 3 दिन का वेतन देते थे टैक्स के तौर पर, उन्हें सक्रिय नागरिक की श्रेणी में रखा गया है ना। अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने ये देखा कि सन 1789 में भैया जी क्रांति हुई, और ये क्रांति मुख्य तौर पर किन लोगों ने करी थी? ये क्रांति गरीब जनता ने करी थी, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि मुख्य तौर पर जो तृतीय स्टेट के लोग थे उन्हीं के द्वारा ये क्रांति की गई थी, क्योंकि वही सबसे ज्यादा परेशान थे। और क्रांति के जरिए ये जो गलत तरीके से देश को चलाया जा रहा था, इसको परिवर्तित करने की कोशिश की गई, और इस पर काम भी हुआ। और हम सभी को पता है कि सन 1791 में क्या हो गया, फ्रांस को चलाने के लिए संविधान बन गया, और फ्रांस के अंदर क्या रहा दोस्तों, फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बना, यानी ये राजा भी है और देश को संविधान से भी चलाया जाएगा। लेकिन क्या फ्रांस के अंदर जो वहां पर रहने वाले लोग थे, हर किसी को देश का नागरिक बना दिया गया? क्या हर किसी के अच्छे दिन आ गए? क्या हर किसी को मुख्य तौर पर अपना जीवन बेहतर करने का मौका मिला? ऐसा नहीं हुआ। ये जो संविधान बना था ना दोस्तों, इस संविधान के अंतर्गत भी आप लोग देखते हैं कि हर एक व्यक्ति को जो फ्रांस में रह रहा था उसे देश का नागरिक नहीं माना गया था। अगर जिनको नागरिक बनाया गया था तो उनकी कुछ शर्तें थी, उनमें से हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर अगर कोई व्यक्ति कम से कम क्या कर रहा हो, 3 दिन का वेतन टैक्स के तौर पर अदा करता हो, कि जो भी व्यक्ति कोई काम करता है वो अपने दिन का क्या करता है, लगभग एक सप्ताह में 3 दिन का जो वेतन था उसे टैक्स के तौर पर देता है, उन्हें सक्रिय नागरिक एक्टिव सिटीजन्स के तौर पर रखा। तो देश के अंदर क्या किया गया, सबसे पहले सक्रिय नागरिक एक श्रेणी बनाई गई। देश के अंदर जो रहने वाले लोग थे ना, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया, अलग अलग श्रेणी में बांटा गया। सबसे पहले कहला रहे हैं हमारे सक्रिय नागरिक। और सक्रिय नागरिक ये लोग कौन थे? हमारे ये जो सक्रिय नागरिक थे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मुख्य तौर पर टैक्स दे रहे हैं। तो जो लोग टैक्स दिया करते थे उन्हें सक्रिय नागरिक कहा गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सक्रिय नागरिक सिर्फ और सिर्फ पुरुष लोगों को ही रखा गया था। तो वो पुरुष जिनकी आयु 25 साल से ऊपर है ना, वो पुरुष जो फ्रांस में रह रहे हैं, जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है और जो टैक्स दे रहे हैं, उन्हें ही सक्रिय नागरिक में रखा गया था। और इन सक्रिय नागरिक के लोगों को क्या दिया गया था? वोट देने का, कि फ्रांस में जब शासन चलाया जाएगा, जब कोई कानून बनाया जाएगा तो उसमें वोट देने का अधिकार, आप क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर वोट देने का अधिकार जो था वो किनको दिया गया था? इन सक्रिय नागरिक को दिया गया था। ठीक है, तो सक्रिय नागरिक कौन रहे? हमने देख लिया कि फ्रांस के अंदर वो लोग जिनकी आयु 25 साल से ऊपर थी, उसी के साथ साथ जो पुरुष थे और जो टैक्स दे रहे थे, जो सरकार को या फिर जो राजा था उसको पैसा देते थे अपनी आमदनी में से, उन्हीं को सक्रिय नागरिक कहा गया। और इन एक्टिव सिटीजन्स को या फिर सक्रिय नागरिक को ही क्या दिया गया? आप देखते हैं कि अधिकार दिया गया वोट देने का। ठीक, हर एक व्यक्ति को नहीं मिल रहा फ्रांस के अंदर, है ना, हर एक व्यक्ति को नहीं दिया गया, और इस अधिकार से महिलाओं को वंचित किया गया। हां, अगर कोई महिला है जो 25 साल से बड़ी थी, उसी के साथ आप देखते हैं कि वो अगर टैक्स भी दे रही थी, है ना, लेकिन आप देखते हैं कि 25 साल से बड़ी है, टैक्स दे रही है, लेकिन महिला है, तो उसको आप देखते हैं कि वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो सक्रिय नागरिक सबसे पहले नागरिक का रूप हमें फ्रांस के अंतर्गत दिखता है 1791 के संविधान के बाद। क्या सिर्फ इसी प्रकार के नागरिक थे? नहीं, कुछ और नागरिक भी थे, और इसमें मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक हमारा कहलाता है निष्क्रिय नागरिक, है ना, निष्क्रिय नागरिक। निष्क्रिय नागरिक का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय नागरिक का मतलब होता है, अगर हम लोग इसे इंग्लिश में देखते हैं, इनएक्टिव सिटीजन। यानी कि भैया जी फ्रांस में रहने वाले लगभग वो लोग जो 25 साल की उम्र के आसपास हैं, है ना, और इनके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि लगभग जो उसमें पुरुष भी थे, इसमें महिलाएं भी थीं, और इसमें बच्चों को भी रखा गया था, है ना। और ये लोग लगभग अगर देखा जाए फ्रांस के अंदर तो इनका नंबर बहुत ज्यादा था, ये लगभग 30 लाख के आसपास थे। तो फ्रांस में वो लोग जो मुख्य तौर पर 25 साल से छोटे हैं या फिर 25 साल से बड़े हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे, उन सभी को क्या रखा गया था? उन सभी को निष्क्रिय नागरिक के तौर पर पहचाना गया था, और इन निष्क्रिय नागरिक को मताधिकार यानी कि वोट नहीं दिया गया था, वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। सक्रिय नागरिक कौन थे दोस्तों? घबराइएगा मत, याद कीजिएगा, सक्रिय नागरिक वो लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, और उसी के साथ साथ वो पुरुष हैं, और उसी के साथ साथ उनकी आयु 25 साल से ज्यादा है। वहीं अगर हम लोग निष्क्रिय नागरिक की बात कर रहे हैं, तो निष्क्रिय नागरिक वो लोग हैं जो मुख्य तौर पर आपको देख रहे हैं कि जिनको जो टैक्स नहीं दे रहे हैं। उसी के साथ साथ कौन लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं? भैया जी महिलाएं नहीं दे रही थी, क्योंकि उनके पास ज्यादा कोई काम नहीं थे। उसी के पास हमारे जो किसान भाई साहब थे, वो मुख्य तौर पर कोई ज्यादा आप देख रहे हैं कि उसमें योगदान नहीं दे पा रहे थे। उसी के साथ आप देखते हैं जो बच्चे थे वो इसके अंतर्गत योगदान नहीं दे पा रहे थे। तो जो 25 साल से
कम उम्र के हमारे लोग थे फ्रांस के अंतर्गत, उन्हें निष्क्रिय नागरिक के तौर पर पहचाना गया और इन निष्क्रिय नागरिक की जो श्रेणी थी, इनको कोई वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो फ्रांस में नागरिकों की भी दो कैटेगरी बन गई। वो लोग जो सक्रिय हैं, सक्रिय नागरिक वो हैं जो टैक्स दे रहे हैं, पुरुष हैं, 25 साल से बड़े हैं। निष्क्रिय नागरिक वो हैं दोस्तों जो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि जो टैक्स तो नहीं दे रहे, उसी के साथ आपको दिखता है कि इन सभी की आयु 25 साल से कम है और महिलाएं, किसान इसके अंतर्गत आपको बड़े स्तर पर दिख रहे हैं। और बहुत बड़ा नंबर 30 लाख के करीब लोग फ्रांस के अंदर निष्क्रिय नागरिक थे और इन लोगों को कानून वानून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि इनको ज्यादा समझदारी नहीं दी गई थी और ये अधिकतर लोग अनपढ़ थे। तो ज्यादा बड़ी समझ हमारे जो निष्क्रिय नागरिक थे वो नहीं रखा करते थे। ठीक है, अब यहां पर हमने फ्रांस के अंतर्गत मुख्य तौर पर सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक की जो पूरी की पूरी कहानी थी, उसकी जो पूरी की पूरी संरचना थी, उसको समझ लिया। अब आगे बढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों और यहां से कुछ और गहराई की बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो सक्रिय नागरिक है ना, जिनको वोट देने का अधिकार था, इनको ही चुनाव करने का अधिकार था और ये क्या करते थे? निर्वाचक। निर्वाचक का मतलब क्या होता है? निर्वाचक का मतलब होता है कि मुख्य तौर पर फ्रांस के अंदर क्या होगा, वोटिंग की बात की गई कि भैया जी देश के अंदर शासन चलाने के लिए क्या किया जाएगा, एक नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का मतलब क्या हुआ कि जो ये सक्रिय नागरिक हैं, ये अपने में से ही क्या करेंगे, कुछ लोगों को चुनेंगे और ये चुने हुए लोग देश के शासन में राजा की मदद करेंगे, है ना। राजा का पद अब तक समाप्त नहीं हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। 1789 के बाद फ्रांस में राजा भी है ना, और उसी के साथ आपको दिख रहा है कि वहां पर मुख्य तौर पर संविधान भी बनकर तैयार होने की बात हो जाती है। 1791 में संविधान बनकर तैयार हो जाता है और जो सक्रिय नागरिक हैं उनको यह अधिकार दिया जाता है कि आप लोग वोटिंग करेंगे और अपने में से ही कुछ लोगों को चुनकर भेजेंगे और ये जो चुने हुए लोग हैं ये नेशनल असेंबली के तौर पर इनको क्या किया जाता था, चुना जाता था। और ये नेशनल असेंबली क्या करती थी, ये राजा और उसके मंत्रियों के साथ क्या करती थी, मिलकर देश के शासन को चलाने की बात करती थी। अच्छा, जो राजा है, जो लुई 16 है, उसके पास क्या था दोस्तों, आप देखते हैं कि मंत्रियों को चुनने का अधिकार दिया गया था, है ना। अच्छा, ये जो संविधान बना, क्या ये संविधान एकदम बढ़िया था? ऐसा नहीं था। इस संविधान के अंदर भी आप लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ लूप होल थे या फिर कुछ ना कुछ कमियां या फिर खामियां थी। और लुई 16 ने क्या किया था, इस संविधान के बनाते वक्त अपने आप को कुछ ना कुछ ज्यादा शक्तिशाली बनवा ही लिया था। अब यहां पर आप देखिए कि सक्रिय नागरिकों की बात की गई कि सक्रिय नागरिक ये लोग क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, वोट देंगे और अपने में से कुछ लोगों को चुनेंगे और ये सभी लोग मुख्य तौर पर क्या करेंगे, जो चुनकर लोग आ जाएंगे, यही राजा को शासन में मदद करेंगे कि क्या ये कानून बनाना है या इस तरीके से फैसला लेना है, राजा की उसमें सजेशन देंगे, है ना, उसको मदद करेंगे। लेकिन आप देखें कि संविधान ने यह कह दिया था कि जो राजा होगा ना, उसको थोड़ी ज्यादा अधिकार दे दिए गए थे। यहां पर वीटो पावर का मतलब दिया गया। वीटो पावर का मतलब है कि कुछ प्रकार से स्पेशल पावर आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर दे दी गई थी, किसको, जो राजा था उसको दे दी गई थी, है ना। तो राजा अपनी मनमर्जी के हिसाब से क्या करता था, जो मंत्री थे उनको चुन सकता था। तो एक बहुत बड़ी बात आप देख रहे हैं कि फ्रांस के इस परिप्रेक्ष्य में हमें होते हुए दिख रही है। अच्छा, ये जो राजा जी थे, ये जो हमारा फ्रांस का राजा था, इसके पास मंत्रियों को चुनने का अधिकार था, है ना, इसको स्पेशल अधिकार संविधान से मिला हुआ था। तो वो अपनी मर्जी से क्या कर सकता था, अपने जो उसके साथी थे, जो उसके सपोर्टर्स थे, उनको मंत्री बनवा सकता था और अपने हिसाब से जैसा क्रांति से पहले देश को चला रहा था वैसा ही वो क्रांति के बाद भी कर सकता था। अच्छा, यहां पर एक बात बताई जा रही है कि जो व्यक्ति उच्च करदाता था, कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा टैक्स दिया करता था, टैक्स का मतलब क्या होता है, कर, कि अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा टैक्स दिया करता था तो उसको भी क्या किया जा सकता था, उसको भी सीधा ही नेशनल असेंबली, यानी कि जो मंत्रियों का समूह होता है उसका ग्रुप में भाग में उसको उस ग्रुप में या फिर उसका समूह का भाग बनाया जा सकता था। तो मुख्य तौर पर हमने ये देख लिया कि अब तक हमने क्या देखा दोस्तों, अब तक हमने ये देख लिया कि भैया जी सक्रिय नागरिक रहे और उसी के साथ साथ हमने देखा कि हमारे निष्क्रिय नागरिक रहे और हमने ये पाया कि जो हमारे निष्क्रिय नागरिक थे इनकी संख्या 30 लाख के आसपास थी और इनको तो कोई अधिकार दिया ही नहीं गया था। ये जो सक्रिय नागरिक थे यही वोट के जरिए अपने में से कुछ लोगों को चुन लेते थे और यही चुने हुए लोग नेशनल असेंबली में जाते थे, है ना, संसद आप कह सकते हैं। और ये जो लोग थे ये राजा को फैसले लेने में मदद करते थे, लेकिन राजा के पास स्पेशल अधिकार था
जिसे वीटो पावर कहा जा रहा था, और राजा अपने हिसाब से अपने मंत्रियों को चुन सकता था। और यहां पर यह बात भी है कि जो व्यक्ति ज्यादा टैक्स देता था फ्रांस के अंदर, उसको यह मौका दिया जाता था कि वो सीधे ही नेशनल असेंबली का सदस्य बन सकता था। तो अगर आप फ्रांस में रह रहे थे और अगर आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में आप देखते थे कि टैक्स दिया जाता था आपके द्वारा, तो आपको नेशनल असेंबली का सदस्य बनाने की बात यहां पर आप देखते हैं कि की जाती थी। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो जीवन के अधिकार थे, उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी और समानता का अधिकार था, है ना। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की गई कि 1791 का जो संविधान बना, क्या उस संविधान ने राजा को ही अधिकार दिए, क्या जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया? इसको यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 1791 में जो संविधान बनता है वो क्या करता है, वो जीवन के अधिकार की बात करता है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि हर व्यक्ति अपने विचारों को रख सकता है, हर व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है, हर व्यक्ति अपनी जो सोच है उसको प्रस्तुत कर सकता है। इस बात की भी बात की गई कि हर तौर पर, मुख्य तौर पर जो लोग हैं वो जिस प्रकार की सोच रखते हैं उस सोच को बताने का मौका उनको मिलना चाहिए। और उसी के साथ साथ समानता का अधिकार, क्या किया जाए, समानता का अधिकार, इस बात को भी शामिल किया करने की बात बड़े स्तर पर की जाती है। लेकिन वास्तविकता में ये जो समानता थी ये नहीं आती, क्योंकि अब भी आप देखते हैं कि जो संविधान था ये बहुत से, लगभग 30 लाख लोगों को क्या कर देता है, निष्क्रिय नागरिक मान देता है ना। अगर सच में समानता लानी थी तो फिर सबको नागरिक बनाते, है ना। ये तो गलत हुआ था। ऐसा तो नहीं हुआ था कि जो समानता थी वो वास्तविकता में आई थी, सिर्फ कुछ ही लोगों को सक्रिय नागरिक बनाया गया था और उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। हां, अगर सच में समानता लानी थी इस संविधान के जरिए तो देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को नागरिक बनाया जाता, देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया जाता। लेकिन आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर यह समानता सिर्फ कुछ ही लोगों को मिली, पूरे लोगों को नहीं मिल पाई। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि इन अधिकारों का दायित्व राजा के पास था। ये जो संविधान था ये कह रहा था कि हर व्यक्ति के पास जो जीवन का अधिकार होगा, अभिव्यक्ति का अधिकार होगा, समानता का अधिकार होगा, ये राजा ही सुनिश्चित करेगा। तो मुख्य तौर पर अगर आप लोग देखें तो 1789 के बाद जो जनता ने क्रांति की थी और उसके बाद ये लगा था कि हां भैया क्रांति तो हो गई और यहां पर क्या होगा, अब परिवर्तन हो जाएगा। और परिवर्तन के लिए जब संविधान बनाने की बात होती है तो जनता को लगता है कि भैया जी हाँ अब तो संविधान बन रहा है। और जब संविधान 1791 में बनकर तैयार हो जाता है, क्या यह संविधान आपके हिसाब से जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है? अरे नहीं भाई, यहां पर अगर आप लोग देखें तो यह संविधान अब भी अमीर लोगों की तरफ है। यह संविधान अब भी राजा के हित में ही बातें कर रहा है। यहां पर राजा अपनी मर्जी से मंत्रियों को चुन रहा है। यहां पर राजा के पास अधिकार दे दिया गया कि वो क्या कर सकता है, वो जीने मरने के फैसले दे सकता है ना। वो मुख्य तौर पर राजा क्या कर सकता है, लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि राजा जब चाहे तो किसी व्यक्ति से कह सकता है कि तुम अपने बारे में बताओ वरना नहीं बताओ, और अगर राजा को आपकी बात पसंद नहीं आई तो वो आपके खिलाफ भी फैसला दे सकता है। तो मुख्य तौर पर ये सारी चीजें आप देखते हैं कि इन अधिकारों को राजा के पास रखा गया था। तो मुख्य तौर पर वास्तविकता में जो ये संविधान बना था दोस्तों, ये जनता के लिए सही नहीं था। जो तृतीय स्टेट की जनता थी, जिन्होंने असली में क्रांति करी थी, जो सच में राजा से परेशान थे, उनके लिए तो यहां कोई बदलाव हुआ नहीं, है ना। उनके लिए तो यहां कोई बड़ा परिवर्तन आप देखते हैं कि अब तक इस संविधान ने नहीं किया। आगे की घटनाक्रम को हम लोग देखते हैं कि उस समय का, है ना। अब आप क्या देखते हैं दोस्तों, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के मुख्य तौर पर उस समय का जो हमारा फ्रांस था उसमें जो अधिकतर लोग थे वो अशिक्षित थे। अधिकतर जो हमारी फ्रांस की जनसंख्या थी, लगभग आपको बताया गया कि 30 लाख के करीब जो जनसंख्या थी 1789 के बाद की जो क्रांति हुई थी उसके बाद आप देख रहे हैं कि बड़े स्तर पर ये लोग अशिक्षित थे। और इसीलिए क्या किया गया, अब जब कानून बना दिए गए, क्योंकि अब लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, और मुख्य तौर पर क्या किया गया, जीवन का अधिकार, के हर एक व्यक्ति को जीवन का अधिकार दे दिया गया है। लेकिन कोई किसी को मारेगा नहीं, आपको कहीं ना कहीं क्या दी जा रही है, आप देखते हैं कि अपनी बात कहने का अधिकार मिल रहा है, लेकिन राजा इस पर कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि टोक लगा सकता है। लेकिन जो ये कानून बने थे, अब इन कानूनों को जनता तक तो पहुंचाना था, और अधिकतर जो जनसंख्या थी फ्रांस के अंदर रहने वाली वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो क्या किया गया दोस्तों, तो आप देखते हैं कि जब जनता पढ़ी लिखी नहीं होती, अगर पढ़ी लिखी जनता है तो भाई कानून की किताबें छपवा दो, सब में बंटवा दो, सब पढ़ लेंगे, सबको अपने अधिकारों के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी जनसंख्या फ्रांस में जो थी वो अशिक्षित थी, और इसी वजह से आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, इसी वजह से जनता को उनके अधिकारों को बताने के लिए क्या किया गया, अलग अलग प्रतीकों का सहारा लिया गया। प्रतीकों का मतलब क्या है कि अधिकतर जो अनपढ़ जनता थी उनको उनके अधिकार बताने के लिए क्या किए गए, चौराहों पर अलग अलग मूर्तियां बनाई गई, अलग अलग चित्र बनाए गए, और इन मूर्तियों और चित्रों के जरिए लोगों को बताया गया कि आपको ये अधिकार मिल रहे हैं। तो जनता को
जो अधिकार मिल रहे थे उनसे परिचित कराने के लिए आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर क्या किया गया दोस्तों, मूर्तियों और प्रतीकों का प्रयोग किया गया ताकि जनता को समझ आ सके कि उनको क्या अधिकार मिल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में जो ये अधिकार दिए जा रहे थे ये नाम मात्र के ही थे। असलियत में अब भी जो पावर थी दोस्तों, आपको पता है कि वो सिर्फ राजा के ही पास थी, है ना। अच्छा, यहां पर अगर हम लोग देखें मुख्य तौर पर कि जब क्रांति हुई और क्रांति होने के बाद मुख्य तौर पर क्या हुआ कि राजा को गद्दी से हटाने की बात होती है, और वहीं पर आप लोग क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर राजा चालाकी चल लेता है और 1791 में क्या हो जाता है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि संविधान बन जाता है। लेकिन ये जो संविधान था ये सही तरीके का संविधान नहीं था, इसने सभी को अधिकार नहीं दिए थे, इसने तृतीय स्टेट गरीब जनता का ध्यान नहीं रखा था। और उसके बाद आप लोग क्या देखते हैं, उसके बाद आप लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो क्रांति करने वाले लोग थे उनको समझ में आ रहा था कि भैया राजा को गद्दी से हटाना ही होगा। ये जो राजा है ना, राजा लुई 16, इसको शासन से हटाना होगा, तभी देश का भला हो सकता है। और अब आप क्या देखते हैं दोस्तों कि मुख्य तौर पर राजा को हटाने की कोशिश होनी शुरू हो जाती है और गणतंत्र को स्थापित करने की बात होती है। गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब है कि अब देश का जो मुखिया होगा, गणतंत्र का मतलब क्या है? अब जो देश का मुखिया होगा वो कोई एक राज परिवार से नहीं आएगा बल्कि देश की जनता चुनकर भेजेगी, है ना। पहले राजतंत्र, यहां पर एक शब्द है दोस्तों, उसको आप लोगों को समझ लेना है कि राजतंत्र का मतलब क्या होता है। राजतंत्र का मतलब है कि कोई देश जहां पर एक राजा है और उसी देश के अंदर परिवार के परिवार एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी आकर शासन करती रहती है, तो उसे राजतंत्र कहा जाता है। वहीं गणतंत्र का मतलब होता है कि जब किसी देश का मुखिया जनता के द्वारा ही चुना जाता है। जैसे भारत एक गणतांत्रिक देश है, क्या यहां पर एक ही परिवार का व्यक्ति देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री बनेगा? ऐसा नहीं है। देश की जनता अपने में से ही क्या करती है, आपको पता है कि लोगों को चुनकर भेजती है। तो जो संविधान बना था फ्रांस के अंदर नाकाफी था, बहुत ही बेकार रहा, जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। तृतीय स्टेट की जनता इस संविधान से परेशान थी और वो चाह रही थी कि भैया लुई 16 को गद्दी से हटाना होगा। और इसीलिए क्या किया जाता है, अब यहां पर आप देखते हैं कि खूनी संघर्षों का दौर शुरू होता है कि भैया जनता सड़कों पर आ चुकी होती है और वो राजा को हटाने की कोशिश करती है कि भैया बहुत हो गया, ये संविधान बनाया है आप लोगों ने, कैसा संविधान बनाया, बिल्कुल बेकार संविधान बनाया है। और जनता इस संविधान को पसंद नहीं करती और राजा को पूरे तौर पर हटाने की कोशिश करती है। वहां पर अगर हम लोग देखें कि फ्रांस में मुख्य तौर पर आप लोग देख रहे हैं कि आसपास के देश जो थे वो भी डरे हुए थे। जब फ्रांस में वहां के राजा को हटाने की कोशिश हो रही थी, जो फ्रांस के आसपास के देश थे, है ना, वहां के जो राजा थे वो घबराए हुए थे कि भाई कभी अगर हमारी जनता ने ऐसा कर दिया तो हमारे साथ क्या होगा। तो उस बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि जो जनता थी दोस्तों, आपको क्या दिख जाता है, आपको दिखता है कि जो बड़े स्तर पर फ्रांस के आसपास के रहने वाले राजा थे उनको घबराहट हो गई थी कि जैसा फ्रांस की जनता कर रही है, अगर हमारी जनता ने ऐसा कर दिया तो हमारा क्या होगा। तो अब आगे की कहानी देखते हैं कि दोस्तों क्या बड़े स्तर पर हमें चीजें होती हुई दिखती हैं। ठीक है जी, चलिए एक एक कर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहां पर एक एक कर आप सभी के साथ मुख्य तौर पर चीजों को समझना शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो लुई 16 था या फिर ये जो हमारा लुई 16 था, ये क्या करता है, ये जो आस पड़ोस के राजा थे ना उनके साथ साठगांठ कर रहा था ताकि क्या किया जा सके, ताकि जो क्रांति करने वाले लोग रहें, क्योंकि दोबारा से जनता सड़कों पर आने लगी है ना। लुई 16 है वो अपना राजपाट नहीं छोड़ना चाह रहा। अब ये क्यों छोड़ेगा भाई, है ना, है तो ये बेकार राजा, लेकिन राजा बेकार है, इसको शक्तियों का लोभन लग चुका है और ये अपनी शक्तियों को छोड़ना नहीं चाहता। तो ये क्या करता है, ये अपने आसपास के जो देश थे उनके राजाओं से संपर्क करता है, उनसे कहता है कि तुम मेरी मदद करो, मेरी जनता मुझे हटा रही है ना। और आप क्या देखते हैं कि जो लुई 16 था ये आसपास के देशों के जो राजा थे उनके साथ जुड़ता है और ये जो क्रांति या फिर विरोध करने वाले लोग रहे थे उनके खिलाफ क्या करता है, उनको दबाने की कोशिश करता है और अपनी जो सत्ता या फिर जो देश को चलाने की शक्ति इसने खो दी है उसको वापस स्थापित करने की कोशिश आप देखते हैं कि ये करता है। फिर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि 1792 अप्रैल के महीने में क्या हो जाता है, 1792 के अंतर्गत मुख्य तौर पर जो नेशनल असेंबली थी वो पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देती है। तो 1792 के अंतर्गत आप देखते हैं कि क्या होता है कि जो नेशनल असेंबली है या फिर जो लोगों के द्वारा चुनी हुई लोग हैं, ये जो मंत्रियों का समूह था, ये क्या करती है, ये पर्शिया क्या है दोस्तों, ये फ्रांस के पास एक देश था, है ना। पर्शिया क्या था, फ्रांस के पास एक देश था और ऑस्ट्रिया जो था, इन दोनों देशों के खिलाफ युद्ध छिड़ जाता है। 1792 में आप देख रहे हैं कि जो मंत्रियों का समूह था वो एक पड़ोसी देश पर्शिया के ऊपर, जो आज के समय में जर्मनी कहलाता है, उस पर और ऑस्ट्रिया पर क्या कर देता है दोस्तों, युद्ध की घोषणा कर देता है। फिर क्या होता है,
है ना। और इस युद्ध के अंदर क्या किया जाता है, जो हजारों लोग थे, ये जो युद्ध शुरू हुआ, इस युद्ध के अंदर आप लोग देखते हैं कि जो हजारों लोग थे वो स्वयं ही क्या होते हैं, सेना में भर्ती होते हैं। जो लोग थे वो स्वयं ही सेना के अंतर्गत भर्ती होते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि जो लुई 16 की मदद करने वाले देश हैं, ये ऑस्ट्रिया और प्रशिया जो देश थे, यही क्या कर रहे थे, लुई 16 की मदद कर रहे थे। और जो नेशनल असेंबली थी, जो मंत्री लोग थे, जो जनता के द्वारा चुने हुए थे, इनको समझ में आ गया कि लुई 16 गलत कर रहा है, तो ये लोग युद्ध की घोषणा कर देते हैं। और जब युद्ध की घोषणा होती है, युद्ध का आरंभ हो जाता है, तो जनता जो थी वो स्वयं ही क्या करती है, सेना के तौर पर अपने आप को सेना में शामिल होती है। और युद्ध के लिए आप लोग देखते हैं कि क्या किया जाता है, जब युद्ध के लिए लोग जाते हैं तो मुख्य तौर पर आपको देखते हैं वो मर्सिले को गाते हैं। मर्सिले क्या है, जैसे आप लोग देखते हैं कि हर एक देश का राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगीत होता है, वैसे ही आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर यह राष्ट्रगान है कौन से देश का, फ्रांस का। तो जो फ्रांस की जनता थी, जब वो मुख्य तौर पर अपने राजा के खिलाफ लड़ने के लिए जा रही है और दूसरे पड़ोसी देशों से लड़ रही है, तो राजा के खिलाफ लड़ाई हो रही है और राजा के साथ नहीं है वो, है ना, जनता खुद ही आई है। और आप देखते हैं कि ऑस्ट्रिया और पर्शिया के खिलाफ लड़ाई के लिए जनता जा रही है, और उसके अंदर आप लोग देखते हैं हजारों हजार ये लोग थे, और ये अपना जो गीत था उसको गाना शुरू करते हैं। तो ये आप देखें कि उस गीत के कुछ चंद बोल फ्रांसीसी भाषा में, फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर आपको लिखे हुए हैं। पहले इसको मर्सिले कहा जाता था, अब बाद के समय में इसे क्या कहा गया, इसे मर्सिलिस के नाम से भी पुकारा गया है। और ये आज के समय में क्या है, फ्रांस का राष्ट्रगान है, जिसे ये लोग क्या कर रहे थे, जब लड़ने के लिए जा रहे थे तो उसको गा रहे थे। ठीक है, तो लुई 16 भैया जी आगे चल चुका है। लुई 16 चाह रहा है कि मैं तो शासन छोड़ूंगा नहीं, और मैं तो फ्रांस के ऊपर कब्जा करके रखूंगा, और ये जो आसपास के जो देश है ना, इनके साथ साठगांठ कर मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे क्षेत्र के ऊपर, फ्रांस के ऊपर अपना शासन बनाए रखूंगा। नेशनल असेंबली की कोशिश कर रही है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, और युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और लोग जुड़ चुके हैं, और लोग अपने देश का राष्ट्रगान गाते हुए क्या कर रहे हैं, युद्ध के लिए पहुंच रहे हैं। फिर क्या होता है, अब इस युद्ध के अंदर अगर हम लोग देखें कि भैया जी ये जो युद्ध हुआ, इसमें फ्रांस को भारी नुकसान हुआ। एक तो पहले से ही फ्रांस के हालात खराब थे, महंगाई बढ़ चुकी थी, खाने को था नहीं, जनता परेशान थी, लुई 16 ने देश का खजाना खत्म कर दिया था। अब ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध की वजह से फ्रांस की हालत और ज्यादा खराब हो गई, और इसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि जो लोग थे उनका जीवन और कठिनाइयों भरा होता चला गया। ठीक है, और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि ये जो संविधान बना था 1791 में, ये जो संविधान बना था, इसने क्या किया था, इसने मुख्य तौर पर जो सत्ता थी वो अमीरों के पास ही दी थी। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग 1791 में संविधान को बनाने में निर्मित थे, उनमें ज्यादातर अमीर लोग ही थे। ठीक है, तो 1791 के अंतर्गत अगर आप लोग देखें जो संविधान था, और उसके अंतर्गत आप देखते हैं कि जो संविधान को निर्मित किया गया था उसमें अमीर लोग ही थे, और इन अमीर लोगों ने अपने आप को संविधान के जरिए पावर दे दी थी। तो गरीब जनता का तो कोई भला नहीं हुआ था, राजा के पास भी शक्तियां पहुंच गई थी इस संविधान के जरिए, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो अमीर जनता थी उनको भी इस संविधान के जरिए ज्यादा शक्तियां दे दी गई थी, क्योंकि उन्होंने ही संविधान को बनाया था। अब जो गरीब जनता थी, जो फ्रांस के अंदर गरीब जनता थी, भाई वो क्या करे, क्या वो चुपचाप खड़ी रहे, वो देखती रहे कि इस संविधान ने राजा को शक्तियां दे दी, इस संविधान ने अमीर लोगों को शक्तियां दे दी, और जो गरीब जनता है, जो महिलाएं हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, दास हैं, क्या वो गुलाम बनकर जीवन गुजारेंगे? ऐसा नहीं होता। आप क्या देखते हैं कि फ्रांस के अंदर जो गरीब जनता थी, जो कमजोर लोग थे, या फिर आप लोग देखते हैं जो हमारे तृतीय स्टेट के लोग थे, भैया जी ये अपना एक समूह बनाते हैं, और इसी समूह को क्या किया जाता है दोस्तों, एक क्लब के तौर पर पुकारा जाता है, जिसे कहा जाता है जैकोबिन क्लब। क्लब का मतलब क्या है? क्लब का मतलब है समूह। तो मुख्य तौर पर जो फ्रांस के अंदर रहने वाली गरीब जनता थी, वो बहुत सारे अपने अपने समूह बनाने शुरू करते हैं, ताकि वो अपने अधिकारों की मांग कर सकें। और इनमें जो सबसे बड़ा समूह बनता है दोस्तों, उसी को जैकोबिन क्लब कहा जाता है, या फिर जैकोबिन समूह कहा जाता है। और इसका जो नाम था, वो इसका नाम जैकोबिन क्लब क्यों पड़ा? इसका नाम सेंट जेकब के नाम पर पड़ा। सेंट जेकब एक बहुत बड़े, आपको देखते हैं कि फ्रांस के अंतर्गत एक व्यक्ति थे, और वो उन्हीं के नाम पर, आप लोग देखते हैं कि उन्हीं के नाम पर इस क्लब का नाम क्या कर दिया गया था, जैकोबिन क्लब रख दिया गया था। तो जो गरीब जनता थी वो बहुत सारे अपने समूह बना चुकी थी, और उनमें से जो सबसे बड़ा समूह था, जो गरीब जनता के अधिकारों की बात कर रहा था, उसका नाम था जैकोबिन क्लब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या होगा? अब भैया जी ये जो जैकोबिन क्लब है ना, अब ये जो जैकोबिन क्लब बन गया, और ये जो जैकोबिन क्लब है, यहाँ के जो सब गरीब लोग थे वो इकट्ठे हो चुके थे, उनको समझ में आ गया था कि अमीर लोगों को अपने अधिकार मिल गए इस संविधान से, और राजा के पास अपने अधिकार मिल गए इस संविधान से, हमारा क्या हुआ? और गरीब जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए ये जो जैकोबिन क्लब बना था, इस क्लब का जो नेता था दोस्तों, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स। ये रहा भैया जी वो व्यक्ति, इसको भी याद रखिएगा, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है फ्रांस में, है ना। तो भैया जी जो जैकोबिन क्लब का
नेता था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। और ये जो जैकोबिन क्लब था दोस्तों, आप देखते हैं कि इसके अंतर्गत समाज के हर वर्ग के व्यक्ति शामिल थे। जैसे मुख्य तौर पर जो कमजोर जनता थी वो इसके अंदर शामिल थी, जैसे महिलाएं हुई, उसी के साथ किसान हुए, मजदूर हुए। दस्तकार का मतलब होता है जो हाथों से चीजों को बनाता है, जो हाथों से चीजों को क्या करता है, बनाता है। तो जो गरीब जनता थी मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि वो इस ग्रुप के अंतर्गत शामिल होते हैं। अच्छा, ये जो जैकोबिन क्लब के लोग थे ना दोस्तों, ये अपनी वेशभूषा को बहुत ही अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो जैकोबिन क्लब के अंदर ये जो किसान, मजदूर, महिलाएं थी, इसके सदस्यों ने क्या किया, इसके सदस्यों ने अपनी धारीदार लंबी पतलून को पहनना शुरू किया। ये लोग क्या करते थे, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से एक पैंट पहना करते थे और उसके ऊपर लाल रंग की पट्टियां हुआ करती थी या फिर स्ट्राइप्स हुआ करते थे, और टोपी, एक लाल टोपी को भी ये लोग पहना करते थे जो राजा के खिलाफ, संविधान के खिलाफ विरोध का प्रतीक था। तो ये जो लाल रंग की टोपी और लाल आप देखते हैं कि स्ट्राइप वाली जो पतलून थी, ये मुख्य तौर पर क्या है दोस्तों, ये जो पैंट थी वो कहीं ना कहीं राजा के खिलाफ आप देखते हैं कि विरोध का प्रतीक थी। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये लोग अपने आप को और क्या करना चाह रहे थे, फैशनेबल भी दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि राजा लोग अच्छे कपड़े पहनते थे, अमीर लोग अच्छे कपड़े पहनते थे, तो अपने जो इनका परिधान था, है ना, जो इनके क्लोथ्स थे, उसको ये बेहतर करने की कोशिश करते हैं और एक इन कपड़ों के जरिए वो अपना विरोध भी करते हैं। तो फैशनेबल लोगों से क्या कर रहे थे, अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे थे और विरोध इन कपड़ों के जरिए आप देख रहे हैं कि किया जा रहा है। क्या होगा अब, क्या लुई 16 जीवित रहेगा, क्या लुई 16 शासन संभालता रहेगा? और ये जो 1792 के आसपास आप देखते हैं कि विरोध हुआ था, जिससे फ्रांस के हालात और खराब हो गए थे, और ये जो जैकोबिन क्लब को हमने देखा, क्या होगा फ्रांस के अंतर्गत? क्या अमीर लोगों के पास ही देश की पावर रहेगी? क्या जो आप देखते हैं कि लुई 16 है वही देश को चलाता रहेगा? इसको यहां से हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो जैकोबिन क्लब के लोग थे, है ना, ये मुख्य तौर पर लाल टोपी पहनते थे, और ये जो लाल टोपी थी ये आजादी का प्रतीक थी। आजादी का प्रतीक मतलब स्वतंत्रता का प्रतीक है कि भैया जी हम इस राजा के अधीन नहीं हैं, कि भैया जी हम इस अमीर लोगों के अधीन नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो ये जो जैकोबिन क्लब के गरीब लोग थे, किसान थे, महिलाएं थी, मजदूर थे, ये लोग जो लाल टोपी और उसी के साथ आप देखते हैं कि पैंट पहनकर बाहर निकलते थे, ये लाल टोपी प्रतीक थी आजादी का, और इसके जरिए ये लोग विरोध कर रहे थे संविधान का, राजा का और अमीर लोगों का। उसी के साथ आप लोग देखते हैं कि जो महिलाएं थी वो जैकोबिन क्लब के अंतर्गत क्या करती थी, उनको खास पोशाक पहनने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो ये जो खास पोशाक पहना करते थे ना, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो सिर्फ और सिर्फ जैकोबिन क्लब के पुरुष थे, उन्हीं को ये अधिकार दिए गए थे। महिलाएं जैकोबिन क्लब की थी, वो सामान्य परिधान जो होते हैं, सामान्य कपड़े जो होते हैं, उन्हें ही पहना करती थी। फिर क्या होता है, अब धीरे धीरे जनता तो परेशान थी दोस्तों, है ना, आप सभी को पता है कि भैया जी जनता तो परेशान थी, और ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध से भी देश के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। जो विरोध किया जा रहा था उसको दबा दिया गया था, लेकिन जो गरीब जनता थी उन्होंने अपना समूह जैकोबिन क्लब बना लिया था। और 1792 में गर्मियों के मौसम में आप लोग देखते हैं कि जो जैकोबिन क्लब के लोग थे, महिलाएं, मजदूर, किसान जो थे, ये मुख्य तौर पर क्या करते हैं, राजा के महल, ट्यूरेल महल जो था, ये है वो महल दोस्तों, आप देख रहे हैं, इस महल पर क्या किया जाता है, अटैक कर दिया जाता है, और राजा जो था, लुई 16 जो था, उसको बंदी बना दिया जाता है। क्या भैया जी अब तो लुई 16 की कहानी खत्म, खल्लास, फिनिश हमें होती हुई दिख रही है। और उसके बाद क्या किया जाता है कि राजा के जो अधिकतर गार्ड थे, जो राजा के अंगरक्षक थे, उनको मार दिया जाता है, क्योंकि जनता परेशान है। 1789 में क्रांति हुई, उम्मीद थी कि बदलाव होगा, 4 साल गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ भैया, अब नहीं तो कभी नहीं, और इसीलिए जनता सड़कों पर आ जाती है। राजा पर क्या किया जाता है, धावा बोला जाता है, राजा को पकड़ लिया जाता है, और उसके बाद मुख्य तौर पर जो राजा को बचाने वाले अंगरक्षक थे उनको मार दिया जाता है। फिर क्या होगा, क्या फ्रांस के अंदर अब शासन किस तरीके से चलाया जाएगा, क्या बड़े बदलाव होंगे, उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद देश के अंदर चुनाव कराए जाते हैं, और एक नई असेंबली, क्योंकि जो पुरानी असेंबली थी, असेंबली का मतलब कि देश में जो पुराने मंत्रियों का समूह था वो भाई ज्यादातर अमीर लोग ही थे। क्या हुआ कि जब 1792 में लुई 16 को बंदी बना लिया गया, उसके बाद देश में चुनाव कराए गए, और उस चुनाव के बाद आप देखते हैं कि एक नए असेंबली को गठित किया गया, और उसका नाम कन्वेंशन रख दिया गया। क्या रख दिया गया, एक नया नाम यहां पर बनाया गया। तो जनता, जो सक्रिय नागरिक रहे थे फ्रांस के अंतर्गत, वो मुख्य तौर पर क्या करते हैं, आपको दिखता है कि देश में चुनाव होते हुए, और उसके बाद इस चुनाव के बाद गरीब जनता भी इस चुनाव में भाग ले लेती है, जो पुरुष है मुख्य तौर पर उसमें भाग लेते हैं, और एक नया समूह बनता है, जिसे न्यू असेंबली या फिर कन्वेंशन के तौर पर पुकारा जाता है। और इस चुनाव में कौन लोग भाग देते हैं, इस चुनाव में 21 साल का, है ना, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलता है ना। पुराने समय में याद होगा जब संविधान बना था,
1791 में, तो जो 25 साल से बड़े लोग थे और जो टैक्स देते थे और जो पुरुष थे उन्हें ही क्या दिया गया था, वोट देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन आप देखें कि जब राजा को पकड़ लिया गया और जब देश में चुनाव कराए गए तो उस समय क्या किया गया, देश में हर एक व्यक्ति जो 21 साल से बड़ा था, है ना, और वो जो पुरुष था उसको वोट देने का अधिकार दिया गया। तो एक बड़ा बदलाव आप देखते हैं कि किया गया। और उसके बाद मुख्य तौर पर क्या हुआ, ये जो कन्वेंशन बना था, लोगों का समूह बना था, इन पर यह जिम्मेदारी दी गई कि भैया जी देश को चलाओ। फिर क्या हुआ, फिर 21 सितंबर 1792 के अंतर्गत क्या कर दिया गया, फ्रांस में राजतंत्र को पूरे तौर पर खत्म, खल्लास, फिनिश कर दिया गया कि भैया राजा का पद ही नहीं रहेगा, राजा हमारे देश में अब नहीं होगा। 1792 में आप देखते हैं कि राजतंत्र को पूरे तौर पर खत्म कर दिया गया और फ्रांस एक गणतंत्र बन गया। गणतंत्र का मतलब कि अब देश का जो मुखिया होगा वो देश की बीच से ही चुनकर आएगा, कोई राज परिवार देश को नहीं चलाएगा, है ना। तो आप देखते हैं कि 1792 के बाद, सितंबर के महीने के बाद फ्रांस क्या बनता है, एक गणतंत्र बन जाता है। अच्छा, लुई 16 का क्या हुआ, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ सकता है कि लुई 16 को कुछ नहीं होगा क्या, लुई 16 की कहानी ऐसे ही खत्म हो गई? नहीं, लुई 16 ने जैसे गलत किया था दोस्तों, अगर आप गलत करते हैं तो आपको उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। और लुई 16 जितना गलत व्यक्ति था, उसकी बीवी, उसकी जो वाइफ थी दोस्तों, वो भी उतनी ही ज्यादा आपको देखती है कि षड्यंत्रकारी थी। लुई 16 की वाइफ, पत्नी जो थी, वो भी उसको गलत गलत कृत्यों में समर्थन करती थी। फिर आप देखते हैं कि जब जनता के द्वारा पकड़ लिया गया था लुई 16 और उसकी पत्नी को, फिर क्या किया गया, इनके खिलाफ केस चलाया गया कि भैया जी इन लोगों ने देश में लूटपाट मचाई, राजा होने के साथ साथ इसने देश को लूटा। तो जो लुई 16 था और लुई 16 था और उसकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या है दोस्तों, पत्नी का नाम है मेरी एंटोनीट, है ना, इन दोनों पर मुकदमा चलाया जाता है और इस मुकदमे में ये दोनों क्या हो जाते हैं, इन दोनों पर दोष डाला जाता है कि इन्होंने देश को लूटा, देश को परेशान किया, देश के नागरिकों को परेशान किया, देश में स्थिति ऐसी बना दी कि देश के लोग अपने ही राजा से नफरत कर बैठे। और इसी वजह से आप लोग क्या करते हैं कि मुख्य तौर पर देखते हैं कि इन दोनों को मौत की सजा सुनाई जाती है। और बड़े स्तर पर आप क्या देखते हैं कि 1792 में बड़े स्तर पर आप लोग देखते हैं कि एक भीड़ भरे चौराहे पर इन दोनों को मौत के घाट लटका दिया जाता है। तो अब तक हमने देखा कि फ्रांस में ये जो लुई 16 था या फिर जो राजा था, उसकी कहानी यहां पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब क्या होगा, क्या फ्रांस में अब अच्छे दिन आ गए, क्या फ्रांस में अब गरीब जनता की भलाई के दिन आ गए, क्या अब अमीरों और गरीबों का जो अंतर था वो खत्म हो गया? राजा तो गया, राजा की पत्नी भी गई, राजतंत्र तो समाप्त हो गया, गणतंत्र बन गया। क्या फ्रांस में अब कोई समस्या नहीं रहेगी? क्या फ्रांस में अब कोई प्रकार का डर नहीं रहेगा? इसी को समझने की कोशिश हम लोग अपने नेक्स्ट बिंदु के अंतर्गत आपको करते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अब तक हमने जितने भी बिंदुओं को पढ़ा है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, क्विकली आप सभी के साथ समअप करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई दुविधा या फिर कोई कंफ्यूजन आपके समक्ष पूरे तौर पर नहीं रहे, ठीक है। जल्दी से हम लोग इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं कि अब तक हमने किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा है। रिवीजन कर रहे हैं भाई। सबसे पहले हमने देखा कि संवैधानिक राजतंत्र की बात की जाती है। फ्रांस के अंतर्गत 1789 में क्रांति के बाद जो राजा था उसको समझ में आ गया कि भैया जी अगर मुझे अपने शासन को बचाना है तो मुझे ये कह देना होगा कि हाँ, देश में संविधान को रख लो, मेरी शक्तियों को कम कर दो, मैं इसके लिए तैयार हूं। फिर आप देखते हैं कि फ्रांस में 1791 के अंतर्गत संविधान बनकर तैयार होता है। लेकिन ये जो संविधान था इसमें मुख्य तौर पर क्या दिया गया था, सबका ध्यान नहीं रखा गया था। इस संविधान को जो बनाने वाले लोग थे वो अमीर लोग थे और इन अमीर लोगों ने अपने ही अधिकारों को इस संविधान में रखा था। उसी के साथ इस संविधान ने जो राजा था लुई 16 उसको भी ज्यादा अधिकार दिए थे। राजा अपनी मर्जी से ही क्या कर सकता था, मंत्रियों को चुन सकता था। तो मुख्य तौर पर संविधान के बनने के बाद भी जो गरीब जनता थी उनके लिए कोई भलाई नहीं हुई थी। उसके बाद आप देखते हैं कि इस संविधान ने जो देश के अंदर नागरिक थे उनको दो कैटेगरीज में बांट दिया था। एक थे सक्रिय नागरिक और उसी के साथ साथ दूसरे कौन से थे दोस्तों, दूसरे थे हमारे निष्क्रिय नागरिक। और निष्क्रिय नागरिक कौन से थे आप सभी को पता है, निष्क्रिय नागरिक वो थे जिनकी उम्र 25 साल से कम थी। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि उनको ही वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था और इनकी संख्या पूरे तौर पर फ्रांस में लगभग 30 लाख के आसपास थी। वहीं अगर हम लोग देखें सक्रिय नागरिक उनको माना गया था जो 25 साल से बड़े थे और उसी के साथ साथ जो पुरुष थे और उसी के साथ साथ आपको दिखता है कि जो टैक्स दिया करते थे। और इन्हीं लोगों को क्या दिया गया था, फ्रांस के अंदर वोट देने का अधिकार दिया गया था। अब ये जो वोट देने का अधिकार दिया गया और इन्हीं वोट के जरिए लोगों को चुना जाता था। फिर ये जो चुने हुए लोग थे ये राजा को फैसले लेने में मदद करते थे। लेकिन राजा तब भी शक्तिशाली था और अमीर लोग भी शक्तिशाली थे। तो 1791 का ये जो संविधान बना था ये वास्तविकता में गरीब जनता की भलाई का काम नहीं कर रहा था। फिर आप देखते हैं
कि इसमें मुख्य तौर पर हर एक नागरिक को ज्यादा बड़े अधिकार नहीं दिए गए। राजा जो था उसी को ज्यादा अधिकार थे, अमीर लोगों के पास ज्यादा बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि अधिकार थे, और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि जनता परेशान थी। और जनता क्या करती है, मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि 1792 के अंतर्गत कहीं ना कहीं से कहानी शुरू होने लग जाती है, और जो लुई 16 था उसके खिलाफ विरोध होना शुरू होता है। और ये जो लुई 16 था ये क्या करता है, ये पड़ोसी देशों से मदद की मांग उठाता है कि भैया जी मेरी मदद की जाए, और पड़ोसी देशों के खिलाफ एक तरीके से लड़ाई शुरू हो जाती है। लुई 16 के खिलाफ भी लड़ाई शुरू हो जाती है, और बड़े स्तर पर आप लोग देखते हैं कि यहां पर जनता इस युद्ध के अंदर शामिल होती है, और फिर जो अपने देश का गीत था, मर्सिले जो गीत था, उसको गाना शुरू हो जाता है। फिर आप देखते हैं कि समय आ जाता है 1792 का ही, गर्मियों का महीना था, और राजा जो था लुई 16 जो संविधान बनने के बाद क्रांति होती है उसे दबा देता है ना। लेकिन 1792 तक आते आते जो ये अमीर लोग थे उनका जीवन अच्छे तरीके से गुजर रहा था, राजा का भी, और उसी के साथ साथ ये जो सक्रिय लोग थे, पुरुष थे, उनका जीवन अच्छा था। लेकिन वहां पर फ्रांस के अंदर जो रहने वाली महिलाएं थी वो परेशान थे, उसी के साथ जो वहां के किसान थे वो परेशान थे, उसी के साथ वहां के जो मजदूर थे वो परेशान थे। तो ये सभी लोग क्या करते हैं, बहुत सारे समूह बनाते हैं, और इन्हीं में से एक समूह होता है जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। अब ये जो जैकोबिन क्लब था ये गरीब लोगों की आवाज था, और इसी जैकोबिन क्लब के लोग गर्मी के महीने में राजा जो था लुई 16 को पकड़ लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, और उसके बाद राजा को क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है, देश में चुनाव किए जाते हैं। और इस बार जो चुनाव होते हैं राजा को पकड़ने के बाद, 1792 के बाद जो आप देख रहे हैं जो चुनाव होते हैं, उसमें हर एक व्यक्ति को आप देखते हैं कि वोट देने का अधिकार मिल रहा है जो पुरुष है और जिसकी आयु 21 साल से बड़ी होती है। और फिर देश में एक नए तरीके से क्या किया जाता है, गणतंत्र को स्थापित किया जाता है, और सितंबर के महीने में जो राजतंत्र था, राजा था, उसको समाप्त कर दिया जाता है। फिर लुई 16 उसकी जो पत्नी थी उन पर मुकदमा चलता है कि इन्होंने गलत तरीके से शासन चलाया, उनके खिलाफ जो सबूत थे वो साबित हो जाते हैं, और फिर लुई 16 और उसकी पत्नी को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, और फ्रांस में राजतंत्र खत्म हो जाता है और गणतंत्र स्थापित हो जाता है कि अब देश के लोग ही देश को चुनने में योगदान देंगे। क्या होगा 1792 के बाद, इसकी कहानी जो होगी वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं आगे, क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं। अब आपको एक एक कर इन सवालों के आंसर्स देने होंगे। पूछा जा रहा है कि फ्रांस गणराज्य बन गया या फिर कब बना। एक बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर आपको पेश कर देना है दोस्तों। तो जल्दी से कमेंट के अंदर बताइए कि फ्रांस कब आपको दिखता है कि एक गणराज्य का मतलब कि देश का जो मुखिया होगा वो देश की जनता के बीच से ही चुनकर आएगा। इसका आंसर आपको पेश करना है कि भैया फ्रांस कब गणराज्य बन गया। जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए कि फ्रांस कब गणराज्य बना। 1789, 1793, 1791 या फिर 1792। आप सभी को पता है कि जो फ्रांस था वहां पर क्रांति 1789 में हुई, और जो फ्रांस गणराज्य बना था वहां पर अब देश का मुखिया देश की जनता से ही चुनकर आएगा, वो 1792 में हुआ था। यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है ना, अगला सवाल है कि इनमें से सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन का आपको चुनाव करना है कि 18 साल से सभी ऊपर के जो लोग थे उन्हें सक्रिय नागरिक बनाया गया, 25 साल के सभी पुरुषों को सक्रिय नागरिक बनाया गया, 25 साल से अधिक आयु के ऐसे पुरुष जिन्हें वोट देने का अधिकार था, या फिर फ्रांस में जन्म लेने वाले सभी लोग। वो सक्रिय नागरिक थे कौन, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। एक अच्छा सवाल है। तो बताइए दोस्तों कि इसके में सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और जल्दी से आपको कमेंट के जरिए अपने सही आंसर को हमारे साथ पेश करना है। तो हम देखेंगे इनमें से कौन थे जो सक्रिय नागरिक थे। मुख्य तौर पर आपको पता है कि फ्रांस में रहने वाले 25 साल से अधिक ऐसे पुरुष है ना जो टैक्स देते थे और उन्हें ही वोट देने का अधिकार था, उन्हें ही सक्रिय नागरिक कहा गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही बनता है ना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही बनता है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत कर एक गणतंत्र स्थापित किया, है ना, कि इनमें से वो कौन सा संगठन था या फिर समूह था जिसने क्या किया था, फ्रांस में राजतंत्र को खत्म खल्लास फिनिश कर दिया और गणतंत्र को स्थापित किया। ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस हैं, पादरी वर्ग ने, नेशनल असेंबली ने, कन्वेंशन ने या फिर सम्राट ने। ठीक है, अच्छा सवाल है, आपके पेपर से सीधा उठाकर आपके सामने रखा गया है, तो फटाक से आपको इस आंसर को बताना है। फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत कर इसे एक गणतंत्र घोषित किया। ये 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जल्दी बताइए। जी,
दोस्तों देखते हैं कि यहां पर आप सभी को पता है कि फ्रांस के अंतर्गत जो राजतंत्र था, जो राजा का राजपाट समाप्त हुआ था, इसको समाप्त कर जो देश को गणतंत्र घोषित किया था वो कन्वेंशन ने किया था। कन्वेंशन क्या है? ये नेशनल असेंबली थी, लेकिन इसका नाम परिवर्तित कर दिया था। देश में चुनाव हुए थे। आप सभी को पता है कि जब 1792 में लुई 16 को पकड़ लिया गया था, लुई 16 को, तो उसको पकड़ने के बाद जब देश में चुनाव होते हैं, इस चुनाव में हर 21 साल के पुरुष को भाग लेने का मौका मिलता है और इसके बाद ही फिर क्या होती है, देश में एक कन्वेंशन या फिर समूह बनाया जाता है और यही समूह देश में राजतंत्र को समाप्त करता है और देश को क्या करता है, एक गणतांत्रिक देश घोषित करता है। हमारा ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 ही है दोस्तों ये। चलिए बताइए कि फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था। तो फ्रांस का वो कौन सा सबसे सफलतम राजनीतिक क्रांतिकारी समूह था जिसने फ्रांस के अंदर बड़े स्तर पर राजतंत्र को समाप्त किया और फ्रांस में बदलाव की तरफ वो लेके गया? जल्दी बताइए, है ना, बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं और आपको जल्दी से एक ऑप्शन को चूज करके बताना है कि फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था। दोस्तों आप सभी को पता है कि फ्रांस के अंदर मुख्य तौर पर जब क्रांति हो गई 1789 के बाद 91 में जो संविधान बना, इस संविधान में सिर्फ अमीरों का ही ध्यान रखा गया, राजा ने ही अपना, राजा के पास ज्यादा शक्तियां रहीं। तो जो गरीब जनता थी, जो मुख्य तौर पर हमें दिखता है कि तृतीय स्टेट से संबंधित लोग थे, इन लोगों ने क्या किए, बहुत से समूह बनाए और इन्हीं में से एक समूह था या फिर इन्हीं में से एक संबंधित क्लब था जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग जैकोबिन क्लब कहते हैं। और इसी जैकोबिन क्लब के लोगों ने राजा को बंदी बनाया था, है ना। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही बनता है, जैकोबिन क्लब आपका सही ऑप्शन है। और जैकोबिन क्लब का जो नेता था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबespierre, है ना, मैक्सिमिलियन रॉबespierre। चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहां पर अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, आपके लिए बहुत सारे होमवर्क के क्वेश्चंस भी हैं। आपके जो होमवर्क के क्वेश्चंस है ये आपको कहां पे मिलेंगे, आप हमारी ऐप जो है वहां से क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में, आपके पेपर के संदर्भ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने फ्रांसीसी क्रांति का लेक्चर नंबर 3 आप सभी के साथ डिस्कस किया है। बहुत अच्छे तरीके से अब तक हम लोगों ने क्रांति कब हुई, क्रांति के बाद 1791 में जब संविधान बना वो कैसे बना, और उसके बाद राजा का जो पूरा का पूरा राजतंत्र था वो कैसे खत्म हुआ और फ्रांस अब तक गणतंत्र बन गया। अब हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंतर्गत देखेंगे कि 1792 के बाद मुख्य तौर पर फ्रांस में क्या होता है। क्या फ्रांस में सच में लोगों के अच्छे दिन आ गए, क्या फ्रांस में अब गरीब लोगों के लिए भलाई के दिन आ चुके हैं, क्या फ्रांस अब अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा, इसकी कहानी को हम लोग अपने लेक्चर नंबर 4 में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आशा है कि आप सभी को हमारी आज की ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों से मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।